ऑलराइट बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि नेगेटिव पाथ्स जो हैं और साइकिल्स जो हैं बेसिकली वो क्या इश्यूज क्रिएट करते हैं और कब इशू क्रिएट करते हैं। तो ये पॉइंट बेटा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसलिए देखें सिमिलरली आपके जितने भी नेक्स्ट पाथ हैं, एस टू ई आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, एस टू एफ आपका इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, एस टू जी माइनस इन्फिनिटी होगा, और बाकी तमाम जितने भी आपके वर्टिसेस हैं उनका पाथ कंप्यूटेबल है। ये अगेन एच आई जे की एक एग्जांपल भी इसी तरह ड्रॉ की गई है। अगर आप इस साइकिल का नेट वेट निकालेंगे तो माइनस में बनेगा, तो ये सारे पाथ आपके जो हैं ये बेसिकली अनकम्प्यूटेबल हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी हो जाएंगे, आप इनको कभी भी कंप्यूट नहीं कर सकेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कंप्यूट कर सकेंगे आप बेटा। अब इन इस सारी डिस्कशन के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी साथ ही कर दिए गए हैं कि बेसिकली आपने किस केस में साइकिल को सपोज करना है, कब वो पाथ कंप्यूटेबल होगा, कब वो पाथ कंप्यूटेबल नहीं होगा। तो इनको जस्ट आप रीड कर लेंगे आप, वैसे नीचे आंसर्स भी दे दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या है। एक सॉल्यूशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके पास जितने भी पाथ हैं सारे पाथ का सम कैलकुलेट करें, फिर सारे पाथ में कंपेयर कर लें कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। बट डेफिनेटली अगर आप इस तरह जाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही होगी, यानी जैसे जैसे आप नोड्स बढ़ाते जाएंगे फिर आपका एक नया पाथ बन जाएगा। आपने एक एज लगाया, नया पाथ बन गया, आपने एक नोड इंक्रीज किया, उसको एक एज के साथ कनेक्ट किया, आपका एक नया पाथ बन गया। तो जब भी आपके पास एक नया पाथ बनेगा तो आपको सारे नोड्स को बैठ के रिकम्प्यूट करना पड़ेगा कि अब आपकी न्यू कॉस्ट क्या कैसे कंप्यूट हो रही है और क्या कोई और शॉर्टेस्ट पाथ अब बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो बेटा कुछ ऑलरेडी प्रपोज्ड एल्गोरिदम है, कुछ टेक्निक्स हैं, हम उन टेक्निक्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे एफिशिएंटली जो है हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। वैसे दो बहुत ही पॉपुलर जो एल्गोरिदम है वो हमारे पास एक बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है। बेसिकली ये एल्गोरिदम जो है ये पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर भी काम करता है और ये नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर भी काम करता है। और दूसरा बेटा हमारे पास एल्गोरिदम है डिस्ट्रा। तो डिस्ट्रा जो एल्गोरिदम है ये नेगेटिव वेट्स के ऊपर करेक्टली काम नहीं करेगा, या इसके आंसर्स आपको हो सकता है कि और शॉर्टेस्ट पाथ भी अवेलेबल हो लेकिन इसके अकॉर्डिंगली वो शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हम नेगेटिव वेट को सपोज ही नहीं करते जब हम डिस्ट्रा एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि डिस्ट्रा एल्गोरिदम में जो ग्राफ आप इनपुट करेंगे उसकी जो रियल वैल्यू होगी वो इट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। वो जीरो या जीरो से ग्रेटर और बिलो देन जीरो कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रा एल्गोरिदम नेगेटिव वेट्स के ऊपर काम नहीं करता। अच्छा बेटा, अब शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर कुछ नोटेशंस हैं। बेसिकली नोटेशंस, इनमें से कुछ नोटेशंस तो आपको मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, बट कुछ नोटेशंस ऐसी हैं जो कि अब इस स्लाइड्स के ऊपर आप लोगों को गिवन है। फॉर एग्जांपल सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई एक सोर्स वर्टिक्स वी आपको गिवन होगी और आपने उस सोर्स वर्टिक्स से तमाम बाकी तमाम वर्टिसेस का आपने शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो ये आपकी पहली नोटेशन अगेन वही डेफिनेशन होगी शॉर्टेस्ट पाथ वेट की। अच्छा, अब हम यहाँ पे बेटा एक नोटेशन यूज करते हैं डी ऑफ वी। डी ऑफ वी हम कहते हैं बेसिकली डिस्टेंस ऑफ वी को, मीन दो वर्टिसेस है मेरे पास, लेट्स से यू एंड वी अगर दो वर्टिसेस हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, सॉरी अगर मेरे पास कोई नोड है सोर्स और दूसरी नोड मेरे पास एज ए डेस्टिनेशन नोड है, तो डी ऑफ वी बेसिकली उस नोड तक के डिस्टेंस को कंप्यूट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हर नोड का अपना डी ऑफ वी होगा। ये एज को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि ये उस नोड तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका अपना डी ऑफ वी होगा, इसका अपना डी ऑफ वी होगा, इस नोड का अपना डी ऑफ वी होगा, हर नोड का अपना डी ऑफ वी होता है। डी ऑफ वी क्या होता है बेटा? सोर्स से उस नोड तक का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है हम उसको डी ऑफ वी कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंस या डिस्टेंस उसको हम डी ऑफ वी कहते हैं। और डी ऑफ वी को हम मिनिमम, डी ऑफ वी में जो मिनिमम वैल्यू होती है हम उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सोर्स एस को सपोज करूं तो एस का अपना डी ऑफ वी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा।
इसी तरह S2 3 का D ऑफ V जो है मेरे पास वो 3 हो जाएगा। S2 9 तक का मेरे पास जो D ऑफ V है लेट्स से वो 9 हो जाएगा इन नटशेल, बट हो सकता है कोई और पाथ इससे मिनिमम हो। इसी तरह S2 5 तक का जो मेरे पास D ऑफ V है उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी तरह S2 Z तक का कोई भी D ऑफ V होगा जिसकी कोई वैल्यू X होगी। तो D ऑफ V बेटा क्या किसे हम कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ वेट एस्टिमेट, यानी हर नोड के तक रीच करने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमारे पास। और जब तक हमें किसी नोड का डायरेक्टली पाथ पता नहीं होता, जैसे लेट्स से अगर मेरे पास ये एक इनिशियल ग्राफ है, मुझे नहीं पता कि S2X तक का क्या पाथ है, तो तब तक मैं उस पाथ को बेटा क्या सपोज करता हूँ, इन्फिनिटी सपोज करता हूँ। जैसे जैसे फिर हमारे पास डिस्कवर होते जाते हैं तो हम इसको फिर चेंज करते जाते हैं D ऑफ V के साथ। अच्छा, इसी तरह बेटा हमारे पास एक और टर्म है पाई ऑफ वी। पाई ऑफ वी को वैसे हमने ऑलरेडी भी यूज किया हुआ है इन प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर। नॉर्मली ये रिप्रेजेंट करती है प्रीडिसेसर्स को। और शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में एक्चुअली में क्या रीजन है कि हम क्यों पाई ऑफ वी को मेंटेन करते हैं। पाई ऑफ वी बेसिकली किसी भी नोड का प्रीडिसेसर होता है, यानी वो नोड किस नोड के थ्रू डिस्कवर हुई है, किस नोड के थ्रू हम वहां पे रीच करते हैं। लेकिन जब हम शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन ये नहीं होता कि हमने पाथ फाइंड कर, उस पाथ की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि जी वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, बल्कि हमने वो पाथ भी फाइंड करना होता है कि किन किन नोड्स के थ्रू हम जाएंगे तो हमें वो पाथ मिलेगा। तो एक्चुअली में जब हम पाई ऑफ वी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास प्रीडिसेसर मेंटेन होते रहते हैं कि हम इस नोड तक जब रीच किया हमने, तो हमने प्रीवियसली कौन सी नोड विजिट की थी और किस नोड के थ्रू हमने इसको विजिट किया था। तो पाई ऑफ वी जो है वो वैल्यू मेंटेन करती है प्रीडिसेसर्स की। तो एट द एंड जब हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा तो फिर उस शॉर्टेस्ट पाथ को हमने किन किन नोड्स के थ्रू हमने उनको डिस्कवर किया है, हम उनको भी देख सकेंगे।